मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ेंगे। किसी भी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के लिए फंडामेंटल राइट्स का होना वहाँ के निवासियों के लिए बहुत ही आवश्यक होता है और वो व्यक्तियों को जो अधिकार देने का कार्य होता है वो किसी भी देश के संविधान का होता है। हर व्यक्ति के जीवन का लक्ष्य व्यक्तित्व के विकास के चरम शिखर को छूना होता है, जिसके लिए उसे कुछ अधिकारों की आवश्यकता होती है और प्रत्येक सभ्य, सुसंस्कृत तथा विकसित राज्य अपने नागरिकों को वे अधिकार प्रदान करता है जो उसके विकास के लिए, उसके संपूर्ण विकास के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। अधिकार व्यक्ति की राज्य से मांग या दावा होते हैं। यह असीमित या मर्यादित नहीं होते। हाँ, इनको कम किया जा सकता है, राज्य हित में इनको कम किया जा सकता है, लेकिन किसी भी लोकतांत्रिक राज्य में लोकतंत्र को वास्तव में सफल बनाने के लिए मूल अधिकार अत्यधिक आवश्यक होते हैं। इसी पर ब्लॉस्की का कहना है, अधिकार सामाजिक जीवन की वे दशाएं हैं जिनके बिना मनुष्य अपना पूर्ण विकास नहीं कर सकता है। पंडित श्रीनिवास शास्त्री ने कहा है, अधिकार वास्तव में उस व्यवस्था, नियम या रीति को कहते हैं जिसे किसी संस्था का कानून मंजूर करता है, जिससे नागरिक के सबसे अधिक कल्याण में सहायता मिलती है। मौलिक अधिकार वास्तव में किसी भी व्यक्ति के जीवन के लिए, व्यक्ति के व्यक्तित्व के संपूर्ण विकास के लिए मौलिक अधिकारों का होना अत्यधिक आवश्यक होता है। प्रारंभ में राजतंत्रात्मक शासन हुआ करते थे और राजतंत्रात्मक शासन में व्यक्तियों को इस तरह के अधिकार प्रदान नहीं किए जाते थे, लेकिन जैसे जैसे राजतंत्र खत्म होता गया, लोकतंत्र की स्थापना होती गई, वैसे वैसे नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए जाने लगे। फ्रांस की क्रांति के पश्चात वहाँ की राष्ट्रीय सभा द्वारा 1789 में नागरिकों को अधिकार संवैधानिक रूप से सर्वप्रथम दिए गए। इसके पश्चात संयुक्त राज्य अमेरिका में जब संविधान बन गया और संविधान में मौलिक अधिकारों को उसमें सम्मिलित नहीं किया गया, तो 1776 में संविधान बनने के बाद संविधान में संशोधन किया गया और नागरिकों के मौलिक अधिकारों को संविधान में सम्मिलित किया गया। इसी प्रकार संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा भी मानवीय अधिकारों को स्वीकार किया गया है और संयुक्त राष्ट्र संघ का कहना है कि प्रत्येक देश को अपने जो नागरिक हैं उन नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए जाने चाहिए और मौलिक अधिकारों के माध्यम से व्यक्ति अपना विकास कर सकता है। और अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वह व्यक्ति अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए न्यायालय की शरण भी ले सकता है। व्यक्तियों को प्रदान किए गए इन अधिकारों को मौलिक अधिकार इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्हें संविधान में या देश की मूल विधि में स्थान दिया जाता है और मूल विधि में स्थान दिए जाने के कारण वह अधिकार वाद योग्य होते हैं। व्यक्ति के अधिकारों का अगर हनन होता है तो व्यक्ति अपने अधिकारों की प्राप्ति के लिए न्यायालय का दरवाज़ा खटखटा सकता है। संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों द्वारा व्यक्ति को वे परिस्थितियां प्रदान की जाती है जिनमें वह अपना सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक विकास संपूर्ण क्षमता से कर सके। इन प्रावधानों द्वारा राज्य की स्वेच्छाचारिता पर अंकुश भी लगाया जा सकता है और मौलिक अधिकार जो हैं उन मौलिक अधिकारों को मौलिक विधि या संविधान में स्थान प्रदान किया जाता है। उन्हें संविधान संशोधन के अतिरिक्त अन्य किसी भी विधि से परिवर्तित नहीं किया जा सकता और राज्यों के द्वारा मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण नहीं किया जा सकता। इसीलिए कहा जाता है कि मौलिक अधिकार प्रजातंत्र के आधार स्तंभ है और इनके बिना व्यक्ति का मानसिक, भावात्मक, रचनात्मक, भौतिक, नैतिक, कहने का तात्पर्य है सर्वांगीण विकास संभव नहीं होता है। मौलिक अधिकारों को न्यायिक सुरक्षा भी प्राप्त होती है और किसी भी व्यक्ति के किसी भी अधिकार का अगर हनन होता है तो वो न्यायालय से उन अधिकारों की रक्षा की गुहार कर सकता है।
भारतीय संविधान जब बनाया गया तो भारतीय संविधान निर्माताओं ने शुरुआत में या जब संविधान बना तो उसमें 7 मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया था, लेकिन बाद में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटाकर कानूनी अधिकार की श्रेणी में रख दिया गया। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 30 तथा 32 से 35 तक नागरिकों के लिए मूल अधिकारों की व्यवस्था की गई है। इनमें मैंने आपको बताया पहले भी कि प्रारंभ में 7 मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई थी, लेकिन 44वें संशोधन 1979 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से निकाल दिया गया और इसे कानूनी अधिकार का रूप प्रदान कर दिया गया। वर्तमान संविधान में भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं: समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब मैं एक एक करके इन अधिकारों के बारे में आप लोगों को बताऊंगी। सबसे पहले हम बात करते हैं समानता के अधिकार की। समानता के अधिकार में अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक समानता के मौलिक अधिकार की बात की गई है और ये कहा गया है कि भारत राज्य क्षेत्र में जो व्यक्ति रहते हैं, चाहे वो किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों, किसी भी पंथ के हों, स्त्री हो, पुरुष हो, सबको समान माना गया है। इसी क्रम में अनुच्छेद 14 कहता है कि सभी नागरिकों को कानून के समक्ष समानता तथा कानून का समान संरक्षण प्रदान किया गया है। मतलब कि सभी नागरिकों के लिए इक्वल कानून बनाया जाएगा और अगर कोई व्यक्ति कानून का उल्लंघन करता है तो सभी व्यक्तियों के लिए समान दंड का प्रावधान भी किया गया है। अनुच्छेद 15 कहता है धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी भी प्रकार के विभेद का प्रतिषेध किया गया है। चाहे व्यक्ति किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, उसे किसी भी दुकान, सार्वजनिक भोजनालयों, होटल, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश पर रोक नहीं लगाई जा सकती। सार्वजनिक कुओं, तालाबों, स्नानघरों तथा सड़कों आदि के प्रयोग में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा और सभी को सभी के साथ में समानता का बर्ताव किया जाएगा। अनुच्छेद 16 कहता है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता में राज्य सेवाओं में नियुक्ति से संबंधित सभी विषयों में सभी नागरिकों को अवसर की समानता प्राप्त होगी। धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान आदि के आधार पर किसी भी नागरिक को अपात्र घोषित नहीं किया जा सकता और किसी भी संसदीय कानून द्वारा किसी भी व्यक्ति को स्पेशल प्रोटेक्शन नहीं दिया जा सकता। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता के अंत की बात करता है। उस मतलब किसी भी व्यक्ति के साथ में किसी भी तरह का अस्पृश्य व्यवहार अगर किया जाता है तो वह दंडनीय है और किसी भी प्रकार की अनटचेबिलिटी जो थी, जो समानता स्वतंत्रता से पहले भारत में प्रचलित थी, उन सारी बुराइयों को ख़त्म कर दिया गया और उन सारी बुराइयों को ख़त्म करके समानता पर आधारित एक ऐसे समाज की स्थापना करने का प्रयास किया गया जिसमें सभी व्यक्ति समान हो, कोई छोटा बड़ा, कोई ऊंचा नीचा नहीं हो, कोई ऊंची जाति का कोई नीची जाति का नहीं होगा और अगर कोई ऐसा करता है तो उसको दंडित किया जाएगा। उसके बाद अनुच्छेद 18 कहता है कि किसी भी नागरिकों में भेदभाव बढ़ाने के लिए अंग्रेज़ों के द्वारा विभिन्न प्रकार की उपाधियों का प्रचलन प्रारंभ किया गया था, लेकिन संविधान के द्वारा इस तरह की उपाधियों का अंत कर दिया गया है और उपाधियों का अंत करके भारतीय नागरिक को विदेशी उपाधि ग्रहण करने का भी अधिकार नहीं होगा और यदि कोई व्यक्ति भारत का नागरिक तो नहीं है पर भारत में किसी लाभ के पद पर है तो वह भी राष्ट्रपति की अनुमति के बिना विदेशी राज्य में उपाधि ग्रहण नहीं कर सकता। समानता के उपयुक्त अधिकारों में भारत सरकार के द्वारा कुछ उपाधियां दी जाती है, जैसे भारत रत्न, पद्म विभूषण तथा पद्मश्री। इनकी आलोचना की गई, लेकिन इनकी आलोचना करने के बाद में न्यायालय ने इनको विवेक संगत रूप में और उचित मापदंडों पर आधारित होने पर इसको उचित ठहराया और उचित ठहरा करके कहा
कि अगर कोई व्यक्ति उसको डिज़र्व करता है सरकार, और वो समाज के लिए एक्स्ट्रा वर्क करता है, समाज को अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय देता है, तो उसे इस तरह की उपाधि दी जा सकती है। दूसरे अधिकार की बात हम करते हैं, स्वतंत्रता का अधिकार। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख किया गया है, और स्वतंत्रता के अधिकार के उल्लेख में ये अनुच्छेद 19 ये कहता है, भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करता है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का, चाहे वह मौखिक हो या लिखित हो, अपने कहीं पर भी भाषण देने का, अपने विचारों का प्रचार करने का अधिकार होता है। और किसी भी व्यक्ति की, अगर वो राज्य को नुकसान पहुंचाने वाले नहीं है, तो किसी भी व्यक्ति के अधिकारों पर रोक नहीं लगा जा सकती। व्यक्ति अपने विचारों को स्पष्टतः प्रचारित कर सकता है। इसी क्रम में शांतिपूर्ण और अस्त्र शस्त्र रहित सम्मेलन की स्वतंत्रता दी जाती है। भारत में रहने वाले नागरिकों को शांतिपूर्वक सम्मिलित होने, जुलूस निकालने या प्रदर्शन करने की स्वतंत्रता प्राप्त होती है। हाँ, ये ज़रूर है, अगर कभी ऐसा लगे कि इससे सार्वजनिक सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो सकता है, तो ऐसी परिस्थिति में इस स्वतंत्रता को सीमित किया जा सकता है। आगे हम बात करते हैं संघ बनाने की स्वतंत्रता। नागरिकों को समुदाय व संघ बनाने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है, लेकिन अगर इसके माध्यम से संघ या समुदाय बना करके राज्य के खिलाफ कोई षड्यंत्र किया जाता है, तो उसको मना किया जा सकता है। भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आबाद भ्रमण की स्वतंत्रता। भारत के नागरिकों को यह अधिकार दिया गया है कि वह किसी भी क्षेत्र का निवासी हो, कहीं भी रहता हो, वो पूरे भारत के क्षेत्र में कहीं भी आ जा सकता है, घूम फिर सकता है, भ्रमण कर सकता है। उसको उसके लिए किसी भी प्रकार की अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। भारत के राज्य क्षेत्र में आबाद निवास की स्वतंत्रता। कोई भी भारतीय नागरिक, अगर वो बिहार का है तो उत्तर प्रदेश में जाकर रह सकता है, उत्तर प्रदेश का है तो कलकत्ता में जाके रह सकता है, मतलब उसको आबाद निवास की स्वतंत्रता है। कई बार व्यक्ति अपने काम धंधे के लिए, अपने रोजगार के लिए, व्यवसाय के लिए एक राज्य से दूसरे राज्य में मूव करते हैं, तो वो जहाँ पर भी जाएं वहाँ पे अपनी स्थायी और अस्थायी संपत्ति खरीद सकते हैं, और अपनी स्थायी और अस्थायी संपत्ति खरीद करके वहाँ निवास कर सकते हैं, और उसको संविधान के द्वारा प्रोटेक्शन दिया गया है। वृत्ति, आजीविका, व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता। हर व्यक्ति को अपनी योग्यता के अनुसार किसी भी प्रकार की वृत्ति, मतलब अपना रोजगार अपनाने के लिए राज्य सरकार बाध्य नहीं कर सकती। मतलब व्यक्ति जो चाहे, जैसा चाहे, उस तरीके से अधिकारों को अपने को सुरक्षित कर सकता है, और जो काम करना चाहे वो काम वो अपने मन से कर सकता है। ये अनुच्छेद 19 के द्वारा विभिन्न प्रकार के प्रावधान किए गए। अनुच्छेद 20, 21 और 22 नागरिकों के अधिकारों के संरक्षण से संबंधित है। अनुच्छेद 20 के द्वारा कहा जाता है, अपराधों में गिरफ्तारी के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। इस संदर्भ में अनुच्छेद 20 नागरिकों को अपराधों के लिए कुछ सुविधाएं प्रदान करता है, और उन सुविधाओं में किसी भी व्यक्ति को तभी दंडित किया जा सकता है जब वह किसी कानून का उल्लंघन करता हो। किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक दंडित नहीं किया जा सकता, और व्यक्ति को अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। इसके बाद हम बात करेंगे अनुच्छेद 21 की। अनुच्छेद 21 मौलिक अधिकारों से संबंधित यह संक्षिप्त लेकिन महत्वपूर्ण अधिकार है, और यह व्यक्ति को जीवन की सुरक्षा प्रदान करता है। यह व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा, यदि किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। मतलब किसी भी व्यक्ति को उसके प्राणों का हरण करने का अधिकार नहीं है, ना किसी व्यक्ति को खुद को अधिकार है, ना ही किसी राज्य को अधिकार है। हाँ, अगर किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है, गंभीर अपराध किया है, उसे न्यायालय द्वारा दंडित किया है, तब ही उस व्यक्ति का जीवन हरण किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। इसके अलावा कुछ दशाओं में
गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण के लिए अनुच्छेद 22 व्यवस्थाएं करता है। ये अनुच्छेद 22 द्वारा नागरिकों को मनमानी गिरफ्तारी से सुरक्षा प्रदान की गई है। इसके अनुसार यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो बंदी बनाए जाने के कारणों को यथाशीघ्र बताया जाना चाहिए। उच्चतम न्यायालय के अनुसार गिरफ्तारी के 5 दिन के भीतर व्यक्ति को गिरफ्तारी का कारण बता दिया जाना चाहिए। बंदी किए गए व्यक्ति को वकील से परामर्श लेने का अधिकार है। सफाई देने तथा याचिका प्रस्तुत करने का अधिकार है। बंदी बनाए जाने के 24 घंटे के अंदर उसे निकटतम न्यायाधीश के सामने उपस्थित किया जाना चाहिए। इसमें बंदी गृह से न्यायालय तक जाने का समय शामिल नहीं होता है। यह सुविधाएं उन अपराधियों पर लागू नहीं होती जो राज्य के शत्रु से संबंधित हो या निवारक निरोध के अंतर्गत बंदी बनाए गए हों। अनुच्छेद 22 के भाग 4 में निवारक निरोध से संबंधित व्यवस्थाएं की गई हैं। मौलिक अधिकारों से संबंधित अध्याय के अनुच्छेद 22(4) द्वारा निवारक निरोध की व्यवस्था की गई है, लेकिन निवारक निरोध को अच्छी तरीके से परिभाषित नहीं किया गया है। इसमें कहा गया है, जब किसी व्यक्ति को शंका, संभावना या पूर्व कार्यों के आधार पर बिना अपराध किए हिरासत में रखा जाता है तो उस बिना न्यायिक प्रक्रिया के नज़रबंदी को निवारक निरोध कहा जाता है। यह अपराध के लिए दंडित करने की नहीं अपितु अपराध करने से रोकने की प्रक्रिया होती है और यह व्यवस्था सामान्य काल तथा संकट काल दोनों ही स्थितियों में लागू की जा सकती है। भारतीय संविधान के द्वारा संसद को निवारक निरोध अधिनियम बनाने का अधिकार दिया गया है। सर्वप्रथम 1950 में निवारक निरोध कानून का निर्माण 3 वर्ष के लिए किया गया था, लेकिन इस अधिनियम की अवधि समय समय पर बढ़ाई जाती रही। 1969 के बाद इसकी अवधि को नहीं बढ़ाया गया था और इसके माध्यम से निम्न व्यवस्थाएं की जाती है। पहली बात कहते हैं, इसमें अभियोग लगाए बिना व्यक्ति को 3 महीने से अधिक हिरासत में नहीं रखा जा सकता। सलाहकार मंडल के परामर्श पर ही इस अवधि को बढ़ाया जा सकता है। सलाहकार मंडल एक अध्यक्ष व 2 सदस्यों से मिलकर बनेगा, जिसमें अध्यक्ष उच्च न्यायालय का कार्यरत सदस्य होगा। निवारक निरोध कानून में वर्णित अवधि से अधिक किसी व्यक्ति को हिरासत में नहीं रखा जा सकता। यथाशीघ्र हिरासत में लिए जाने के कारणों से व्यक्ति को अवगत कराया जाएगा। सार्वजनिक हित में ऐसा नहीं किया जा सकता। निवारक निरोध के अंतर्गत बंदी बनाए गए व्यक्ति को अभ्यावेदन का अधिकार है। इस प्रकार निवारक निरोध की व्यवस्था आने वाले समय में भी किसी न किसी रूप में वर्तमान रही। इसके बाद 1971 में आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट लाया गया। इसके अंतर्गत भी भारत की प्रतिरक्षा, सुरक्षा, सेवाओं की सुरक्षा तथा समाज के लिए आवश्यक आपूर्ति के विरुद्ध किसी भी प्रकार की कार्यवाही करने वाले व्यक्ति को बंदी बनाया जा सकता है। यह व्यवस्था गतिविधियों को रोकने के उद्देश्य से की गई थी, लेकिन इसका आपातकाल के समय दुरुपयोग किया गया और इसकी बहुत ज़्यादा आलोचना की गई। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया। इसके पश्चात 1980 में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लाया गया। यह भी निवारक निरोध का ही एक रूप है और निवारक निरोध के रूप के साथ में इसको इंदिरा गांधी के शासनकाल में लागू की गई। इस व्यवस्था के अंतर्गत जम्मू व कश्मीर के अतिरिक्त सभी राज्यों पर लागू होना था। 1984 में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून अध्यादेश 1984 के साथ जारी किया गया, जिसमें और कठोर व्यवस्थाएं की गई थी। इस कानून की वैधता को 1981 में सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दे दी गई। सर्वोच्च न्यायालय ने इसकी वैधता को स्वीकार किया और ये कहा कि इसको कम से कम लागू किया जाना चाहिए। इसके पश्चात 1985 में टेररिस्ट एंड डिस्ट्रप्टिव एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट, आतंककारी और विध्वंसकारी गतिविधियों निरोधक कानून टाडा लाया गया। इस आतंककारी गतिविधियों को रोकने के लिए टाडा कानून पास किया गया। निवारक निरोध के अंतर्गत अभी तक जितनी भी व्यवस्थाएं की गई थी, ये उनमें बहुत ही ज़्यादा कठोर थी। इसके अंतर्गत निम्न व्यवस्थाएं की गई। इसके अंतर्गत राजद्रोह की परिभाषा का विस्तार किया गया, दंड में बढ़ोतरी की गई। इसमें 3 वर्ष तक अधिकतम दंड दिया जा सकता था। निवारक नज़रबंदी कानून के दायरे का विस्तार करते हुए आतंकवादी गतिविधियों से हुई हत्याओं के बदले मृत्यु दंड तक दिए जाने की व्यवस्था की गई। इसमें जमानत की व्यवस्था
नहीं की गई, अपराधी के अधिकारों में कटौती की गई, पुलिस के सामने दिए गए बयान को साक्ष्य के रूप में मान्यता नहीं दी गई। इस प्रकार एक कठोर कानून के रूप में इसे लाया गया। उसके पश्चात सर्वोच्च न्यायालय में टाडा कानून को चुनौती दी गई। 11 मार्च 1994 के फैसले में न्यायालय द्वारा टाडा को वैध ठहराया गया और 23 मई 1995 के बाद टाडा की अवधि नहीं बढ़ाई गई। इसके पश्चात एक नया कानून लाया गया जिसे पोटो व पोटा कहा गया। टाडा की समाप्ति के पश्चात भारत में आतंकवादी गतिविधियां बढ़ती जा रही थी और उन आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए केंद्र सरकार द्वारा आतंकवाद निरोधक अध्यादेश 2001 पोटो 1 जारी किया गया, जिसका बहुत विरोध हुआ। उसके पश्चात संसद में इसे प्रस्तुत नहीं किया गया। 25/10/2001 को जारी अध्यादेश अंततः 30/12/2001 को समाप्त हो गया और केंद्र सरकार द्वारा पुनः अध्यादेश द्वारा पोटो जारी करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। 31 दिसंबर 2001 से पोटो 2 लागू किया गया। 26 मार्च 2002 को संसद के संयुक्त अधिवेशन आहूत किया गया और विधेयक के पक्ष में 425 तथा विपक्ष में 296 वोट डले। पोटो अब आतंकवाद निरोधक कानून के नाम से जाना जाने लगा। पोटा की परिधि में भारत का समस्त भूभाग आता है, जम्मू कश्मीर भी इसकी परिधि में है। इसके अतिरिक्त विदेशों में बसे भारतीय नागरिक भी पोटा के अंतर्गत आते हैं। पोटा की भी बहुत आलोचना हुई और आलोचना होने के बाद लेकिन 11 सितंबर 2001 को अमेरिका में जो आतंकवादी हमले हुए, फिर भारत के संसद भवन पर हमले हुए, तो ऐसी स्थितियों को देखते हुए पोटा जैसा एक कानून होना बहुत आवश्यक था। पोटा के माध्यम से या प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट के माध्यम से निम्न प्रावधान किए गए। बढ़ते आतंकवाद तथा आतंकवादी गुटों को नियंत्रित करने के लिए कानूनी व्यवस्था की गई। आतंक फैलाने के आरोपी को अपनी बेगुनाही का सबूत स्वयं देना होगा। इस कानून के तहत 28 संगठनों को आतंकवादी गतिविधियों के लिए प्रतिबंधित किया गया। किसी आतंकवादी की जानकारी होने पर यदि कोई व्यक्ति उस जानकारी को छिपाता है तो वह भी अपराधी माना जा सकता है। अधिसूचित क्षेत्र में अवैध हथियार के साथ पकड़े जाने पर व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है। पोटा के अंतर्गत दोषी पुलिस अधिकारियों के लिए भी सजा का प्रावधान किया गया है। पोटा के तहत अधिकतम मृत्युदंड या न्यूनतम 5 वर्ष की कैद का प्रावधान किया गया है। किसी व्यक्ति ने यदि जाने अनजाने में आतंकवादी गतिविधियों में सम्मिलित होकर या आतंकवादियों की सहायता कर धन प्राप्त किया है तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जा सकती है। शंका के आधार पर पुलिस किसी व्यक्ति को पोटा के अंतर्गत गिरफ्तार कर सकती है, पर बिना आरोप पत्र के पुलिस उसे 3 महीने से अधिक हिरासत में नहीं रख सकती। इस प्रकार एक कठोर कानून की प्रावधान किया गया और कठोर कानून की प्रावधान करने के बाद इसकी बहुत आलोचना हुई। इसे अलोकतांत्रिक तथा प्रतिक्रियावादी कहा गया, संविधान सभा की महान असफलता कहा गया। लेकिन फिर भी मतलब इसकी आलोचना के कई आधार रखे गए। इस व्यवस्था का प्रयोग असामान्य परिस्थितियों में होना चाहिए, पर शांति काल में भी इसका प्रयोग किया गया। निवारक निरोध में बंदी बनाए गए व्यक्ति को कारण जानने का भी अधिकार नहीं है और सार्वजनिक हित के माध्यम से उसको जबरदस्ती बंदी बनाया जा सकता है। ऐसी व्यवस्थाओं का प्रयोग युद्धकाल में किया जाता है, लेकिन भारत में इसका प्रयोग शांति काल में भी किया जा सकता है। और हमेशा ये लगता है कि राज्य सरकारें अपनी खुद की मंशा को पूरा करने के लिए इसका दुरुपयोग कर सकती है, लेकिन फिर भी आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए, इस तरह की गतिविधियों को प्रश्रय देने में जो लोग सहायता करते हैं, उनको इस तरह की गतिविधियों को रोकने के लिए एक कठोर कानून की आवश्यकता होती है और उसके तहत इस तरह का कानून होना बहुत ही आवश्यक है। इससे आगे के अधिकार बच्चों मैं आप लोगों को कल की क्लास में पढ़ाऊंगी। धन्यवाद।